ई लर्निंग में दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो तापमान का क्षैतिजिक वितरण था उसके बारे में जाना। लंबवत वितरण में कुछ चीजें हमने जानी कि 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, लेकिन वो प्रभावपूर्ण रूप से केवल 20 मीटर की गहराई तक ही जल का तापमान बढ़ा सकती हैं, अधिक वो गर्म कर सकती हैं। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि 3 लेयर प्रमुख होती हैं। जो लंबवत वितरण होता है उसमें लंबवत रूप में 3 लेयर होती है। एक होता है ऊपरी परत, दूसरा होता है थर्मोक्लाइन परत और तीसरा होता है निचला परत। यानी जो इसमें से थर्मोक्लाइन लेयर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि वो ऊपरी परत और निचले परत को अलग करता है। वो ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ की तापमान में बहुत ही तेजी से परिवर्तन होता है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन। और वो कितने से कितने के बीच में होता है? 300 से 1000 मीटर के बीच में ये थर्मोक्लाइन लेयर होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लंबवत रूप में तापमान की दृष्टि से महासागरीय जल की 3 परतों का निर्धारण किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ऊपरी परत जो होती है सागरीय सतह से 500 मीटर की गहराई तक होती है, ठीक है। अगला जो है बीच वाला जो लेयर होता है थर्मोक्लाइन परत होती है या फिर लेयर होती है। कितने से होती है? 300 से लेके 1000 मीटर की गहराई तक होती है। और इसके बाद सबसे निचली परत होती है और यहाँ पर तापमान काफी कम पाया जाता है। इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी यहाँ का तापमान हो जाता है निचली परत का। निचली परत से आप अनुमान मतलब अर्थ ये लगा सकते हैं कि महासागर का जो सबसे निचला हिस्सा है, यानी जो मैंने आपको प्लेन बताया था, मैदानी क्षेत्र होता है या फिर जो डीप होता है, वहां महासागरीय जल का तापमान बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसके बाद चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं सही ढंग से कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोग थर्मोक्लाइन ये जो लेयर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें मूवमेंट है, यहाँ से ये यहाँ तक मूवमेंट है। यही आपका ये क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ से लेके जो तापमान है उसमें काफी तेजी से परिवर्तन होता है। ऊपर की तरफ गर्म होता है, नीचे की तरफ ठंडा होता है, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है थर्मोक्लाइन लेयर, ये जो है दोनों भागों को अलग करती है और यहाँ पे तापमान में बहुत ही तेजी से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप मीटर में ये गहराई दी हुई है। जैसे जैसे आप देखेंगे गहराई की तरफ जा रहे हैं तापमान आपका घट रहा है, ठीक है, घट रहा है। तो इस ग्राफ में यही आपको बताने की कोशिश की गई कि जैसे जैसे गहराई की तरफ जा रहे हैं तापमान आपका घट रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तापमान 20 डिग्री से सेंटीग्रेड से ज्यादा है। यहाँ पे फिर यहाँ भी वही है, यहाँ पर भी उतना ही है, ठीक है। यहाँ पे इतना आया, यहाँ पे इतना आया, यहाँ पर इतना आया, यहाँ पर इतना आया। और जैसे जैसे आप देखेंगे गहराई बढ़ेगी तापमान आपका घटता हुआ दिखेगा आपको। ये वाला लेयर जो है थर्मोक्लाइन का लेयर है जहाँ पर की तापमान घटता है, यानी तापमान बहुत ही तेजी से परिवर्तन होता है। तो ये तो हो गया ग्राफ के आपको बताने के लिए कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तापमान घटता है। अगला है ऊपरी परत। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 3 लेयर होती है, ऊपरी लेयर, बीच वाली थर्मोक्लाइन और सबसे निचली परत होती है, वो उसको निचली या इनर लेयर भी बोल सकते हैं आप। सतह से 500 मीटर की गहराई तक होती है, ये पहले मैंने आपको बताया।
औसत तापमान यहाँ का 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। औसत तापमान अगर किसी ओशन का या फिर किसी भी क्षेत्र का, किसी जल का अगर तापमान पूछता है, या फिर पैसिफिक ओशन हो या इंडियन ओशन हो या अटलांटिक ओशन हो या फिर आर्कटिक ही हो, तो उसमें जो है अगर तापमान ज्यादातर पूछने के एवरेज जो टेम्परेचर होता है, जो मान्य होता है, उसी को वो ज्यादातर पूछता है। तो जहाँ पे औसत तापमान की दिखे आपको, वो चीजें आपको याद करनी जरूरी होती है। तो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घनत्व की दृष्टि से ये परत हल्की होती है। ठीक है, यहाँ पर ये अब घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, इसको आगे अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जानिए कि घनत्व की दृष्टि से ये परत हल्की होती है। अतः निचली भारी परत के ऊपर तैरती है। और ये चीज आप लोग जान जाइए कि जो घनत्व हल्का होता है वो भारी, जिस चीज का घनत्व कम होता है वो हल्का होता है और ऊपर की तरफ वो तैरता हुआ रहता है। इसी तरह आप अगर जल में तेल डालें तो तेल का घनत्व कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि तेल जो है जल के ऊपर तैरता हुआ दिखेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि तेल का घनत्व जल की तुलना में कम है। इसके बाद आता है निचली परत। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऊपरी परत के बाद तो बीच वाला आएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि निचली परत में मेन क्या होता है। 1000 मीटर से गहराई तक, तली तक। ठीक है, 1000 मीटर, 1000 जो मीटर यानी गहराई जो है वहां से तल तक, महासागर का जो बॉटम है वहां तक ये निचली परत पाई जाती है। अधिक ठंडी तथा भारी होती है। क्योंकि ठंडा है तो इसका घनत्व भी ज्यादा होगा, और जो भारी है तो वो नीचे की तरफ होगा ही होगा। इसके बाद है थर्मोक्लाइन परत। ऊपरी और निचली परतों का अलगाव एक ऐसी संक्रमण परत से होता है जिसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। मैंने इसको बताया था। और ये कितने के बीच में होता है? 300 से 1000 मीटर की गहराई के बीच में होता है। और ये जो थर्मोक्लाइन है, ये लेयर का, आप ये जो गहराई है इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है कितनी गहराई पर होता है। 300 से 1000 मीटर की गहराई तक। आप लोग डेंसिटी पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, और जो लवणता पढ़ेंगे। इन तीनों का जो संक्रमण लेयर होता है, जहां से इन दोनों की मात्रा में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन होता है, 300 से 1000 मीटर की गहराई तक ही होता है। तो ये हो गया आपका थर्मोक्लाइन, जहां पर कि तापमान बहुत ही तेजी से बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर। इसके बाद तापमान के बाद जल का घनत्व आता है। सबसे पहले यहाँ जानना जरूरी है कि घनत्व होता क्या है। ठीक है, जब हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, पहले ये जान लेना आवश्यक है कि घनत्व, अगर घनत्व के बारे में जानते हैं, पढ़ रहे हैं, तो घनत्व होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। घनत्व का मतलब कोई चीज कितनी घनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम दो लाइनें खींच दी हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया। कोई चीज कितनी पास पास है, कितनी दूर दूर है, ये इसके घनत्व से पता चलता है। और एक मैंने और भी इसमें कर लिया, एक बॉक्स मैंने और भी बनाया इस तरह से।
ठीक है। इस तरह से दो बॉक्स बना लिए। आप छड़नुमा आकृति इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे कितने खाने हैं? 1, 2, 3 और 4। ठीक है। ये 4 खाने कितने क्षेत्र को कवर करते हैं? इतने क्षेत्रफल को। ठीक है, इतना ज्यादा क्षेत्र ये लेते हैं। लेकिन इसमें देखें, इसकी तुलना में ये ज्यादा कम एरिया को कवर करता है। ठीक है, ज्यादा कम क्षेत्र को लेता है। और लेकिन इसमें कितने खाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 8 है और इसमें कितने हैं? 4 है। लेकिन इसमें ज्यादा है, ये पास पास है, और इसमें ये दूर दूर है, इसमें कम है। तो अगर हम कहें कि घनत्व दोनों में से किसका ज्यादा है, तो इसका घनत्व, ऑरेंज वाले का घनत्व ज्यादा है। और ये काफी नजदीक है और ज्यादा ये बॉक्स बनाता है। ये काफी दूर है और कम बॉक्स बनाता है। तो यही होता है कि कोई भी चीज कितने पास पास होती है। ठीक है, तो वो क्या बताता है? घनत्व को बताता है। कोई चीज कितनी घनी है और कितनी पास पास है, ये चीज उसको बताता है। तो ये होता है आपका घनत्व। अब हर चीज का होता है, जल का घनत्व होता है, और इसी तरह जो दूध का होता है, बर्फ का होता है। तो अगर हम कहें कि दूध है या फिर जल और बर्फ में कौन घना है, जैसे जल है, ठीक है, इसके बाद है बर्फ है। बर्फ है, इसमें से घना कौन है? तो चूंकि बर्फ ठोस है, जल का ठोस रूप है, सबको लगेगा कि ये काफी पास पास में है। बर्फ घना है, देखने में यही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। घना कौन है? घनत्व किसका ज्यादा है? जल का घना है। क्यों? इससे ये स्पष्ट होता है कि जल का जो घनत्व ज्यादा है, इसलिए जो बर्फ है ये जल के ऊपर तैरती रहती है। और जो घनत्व कम है, तो वो भारी घनत्व के ऊपर ऊपरी वाले हिस्से में होगा। तो यहाँ पे जो बर्फ होती है उसका घनत्व कम होता है, और जो जल होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह आपका दूध और मलाई अगर ले लें, दूध, ठीक है, और मलाई, इसमें भी अगर पूछे हम कि इसका घनत्व दोनों में से किसका ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे मलाई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जब आप देखेंगे तो इसमें छोटा छोटा, बहुत ही बारीक बारीक मलाई को जब देखेंगे तो उसमें होल दिखेगा आपको। ठीक है, उसमें काफी गैप दिखेगा। और ये जो मलाई होती है, दूध के ऊपरी वाले हिस्से में तैरती रहती है। यानी इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इसका घनत्व दूध की तुलना में कम होता है। और दूध की शुद्धता का मापन किससे होता है? लैक्टोमीटर से। किससे होता है? लैक्टो लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर से होता है। तो लैक्टोमीटर शुद्धता कैसे मापती है? ये दूध का घनत्व ही मापती है। अगर मान लीजिए दूध में से मलाई निकाल ली गई, तो लैक्टोमीटर में घनत्व ज्यादा दिखाएगा। यानी कि लैक्टोमीटर में जो घनत्व है वो कम होना चाहिए, उसका जो रीडिंग होती है वो कम आनी चाहिए, तब वो शुद्धता को दिखाएगा। ठीक है, तो इससे क्या मापा जाता है? लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है, वो घनत्व को ही मापता है। अगर दूध में से मलाई निकाली गई है, तो वो दूध की शुद्धता सही नहीं है, वो दूध शुद्ध नहीं है। यही चीज इसको ये मापता है। तो यहाँ पे हम लोग घनत्व की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जैसे कि जल का घनत्व
आपका ज्यादा है बर्फ की तुलना में। आप जैसे एक कटोरा लीजिए, ठीक है, एक बर्तन ले लीजिए, उसमें बर्फ के कई टुकड़े डालिए, ठीक है, आप उसको भर दीजिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ होल रहेगा, कुछ जगह रहेगा जिसमें कि चींटियां या फिर कोई भी जीव, छोटा जीव उसमें जा सकता है। लेकिन अगर आप उसी कटोरे में बर्फ की जगह जल को रख दीजिए तो पूरे क्षेत्र को, जो कटोरा का जो क्षेत्र है पूरा उसको कवर कर लेगा और उसमें कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उसमें बर्फ में प्रवेश करने का स्थान है किसी भी जीव का, या फिर उसमें होल पाया जाता है, लेकिन जल में ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि बर्फ का जो घनत्व कम होता है वो जल के ऊपर हमेशा तैरता हुआ रहता है। तो ये हो गया आपका घनत्व के बारे में। और हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं, जो हमारे हाथ पैर, इन सब में सर, इन सब में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? हमारे सर का होता है। इसलिए जो तैराक होते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, तैराकी करते हैं, वो अपना सर ज्यादातर जल के बाहर निकाल के तैराकी करते हैं, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। जब इसको नीचे करेंगे तो ये डूबने का डर रहता है, इसलिए ज्यादातर सर बाहर निकाल के तैराकी करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका घनत्व के बारे में। अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं कि महासागरीय जल का घनत्व क्या है। डेंसिटी ऑफ द ओशन, ठीक है, महासागरीय जल का घनत्व। घनत्व क्या होता है ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं महासागरीय जल के रूप में कि उसका घनत्व क्या होता है। किसी भी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान, घनत्व क्या है? द्रव्यमान यानी कि भार को बताता है, किसी भी चीज के भार को बताता है, घनत्व को बताता है। या फिर आप किसी भी बर्तन में लकड़ी के मुरादे को लीजिए, उसको भरिए तो उसका भार कम होगा। उसी को निकाल के फिर लोहे के टुकड़े को उसमें डालिए तो उसका भार ज्यादा होगा। तो यानी कि जो लोहा है उसका घनत्व ज्यादा है लकड़ी की तुलना में। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई, द्रव्यमान की मात्रा मापन ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है। ये आयतन को बताते हैं, यानी कि क्षेत्रफल, कितने ज्यादा क्षेत्रफल को ये कवर करता है। अगर घनत्व ज्यादा है तो वो कम एरिया को कवर करेगा, ठीक है, घनत्व ज्यादा है तो वो कम एरिया को कवर करेगा। अगर घनत्व कम है तो वो ज्यादा क्षेत्र को कवर करेगा, ज्यादा क्षेत्रफल में होगा। तो इसको किसमें मापते हैं? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापते हैं। तो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और कितने तापमान पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो अधिकतम घनत्व होता है तापमान उस किस पर होता है? 4 डिग्री तापमान पर। इसको याद रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगला देखते हैं, सागरीय जल का घनत्व शुद्ध जल के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक ही तत्व नहीं होते, कई सारे तत्व मिले होते हैं, इसलिए जो सागरीय जल है उसका घनत्व ज्यादा होता है शुद्ध जल के घनत्व की तुलना में, क्योंकि कई तत्व इसमें घुले हुए होते हैं। महासागरीय जल का औसत घनत्व, ये चीजें भी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, एग्जाम में पूछ सकता है। एवरेज डेंसिटी कितनी है? 1.0278 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर कहलाएगा ये, ठीक है। ये चीज आप भूलिएगा नहीं, इसको याद रखिएगा कि एवरेज डेंसिटी, ओशन की ऑरेंज एवरेज डेंसिटी कितनी है? 1.02
278 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। शुद्ध जल के घनत्व से ये अधिक होती है। ये दिमाग में बैठाइएगा कि जो सागरी जल का घनत्व है वो शुद्ध जल की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कई तत्व घुले होते हैं। कुल 27 होते हैं, लेकिन 7 प्रमुख तत्व है। उसको हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन उस पर करेंगे। सागर में कम घनत्व वाला हल्का जल ऊपर की तरफ तैरता है और नीचे की ओर चला जाता है। यानी नीचे की ओर कौन सा होता है? भारी होता है, वो नीचे की ओर होता है, और जहाँ पे घनत्व कम होता है वो ऊपर तैरता हुआ होता है। अगर जल का घनत्व ऊपर कम है तो वहां पे जल ऊपर तैरेगा। अगर जिस भी जल का घनत्व ज्यादा है वो नीचे वाले हिस्से में रहेगा। तो ये हो गया आपका डेंसिटी। इसके बाद है यहाँ पे एक आपको फिगर के द्वारा बताया गया है कि इस वाले हिस्से में कम घनत्व होता है। सागर का जो ऊपरी हिस्सा होता है बीच में मध्यम होता है। ठीक है, घनत्व की मात्रा बीच में न तो ज्यादा न तो कम, बीच में होती है। और नीचे वाले हिस्से में घनत्व काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको बस यही चीजें बताने की कोशिश की गई है इसे फिगर के द्वारा। आगे चलते हैं। अब इसमें यहाँ पे हमको तापमान देखना है। तापमान और घनत्व में क्या संबंध होता है? तापमान और घनत्व यानी टेम्परेचर और डेंसिटी का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत का मतलब कि तापमान बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, तापमान अगर घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। यही इसका रिलेशन होता है। अभी आगे एक टेबल से इसको क्लियर करेंगे हम लोग। तापमान और घनत्व में विलोम संबंध होता है, अभी मैंने आपको बताया। अधिक तापमान पर घनत्व कम होता है, कम तापमान पर घनत्व अधिक होता है। विलोम संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा, तो यही चीजें होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तापमान दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, और यहाँ पे घनत्व दिया है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, 0 डिग्री तापमान पर 0 डिग्री तापमान पर जो आपका घनत्व है 1.0281 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1.0270 है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे आपका तापमान ये बढ़ रहा है ये घनत्व घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 पे इतना होता है, 20 पे 1.0248 होता है, 25 पे 1.0234 होता है, और 30 पर 1.0217 होता है। तो इसमें ये ग्राफ आपको बताने का मेन उद्देश्य यही था कि आपको इसका रिलेशन पता चल जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको याद भी कर सकते हैं कितना होता है, 10 डिग्री पर कितना होता है, और 20 पर कितना होता है, 25 पर, और 30 पर कितना होता है। तो ये हो गया आपका घनत्व। लवणता, ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आया है वर्ड तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें जो तत्व होते हैं कुल 27 प्रकार के तत्व की खोज की गई है, लेकिन प्रमुखतः 7 होते हैं। तो जो जल में घुले हुए तत्व हैं, यानी जो एक तरह से आप लोग नमक की मात्रा जो कह सकते हैं, वो कितनी ज्यादा कितनी कम होती है, वही चीजें बताता है आपका क्या होता है, लवणता। तो इसमें सागरी जल की लवणता एवं घनत्व में सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध का मतलब है अगर घनत्व ज्यादा होगा
या फिर लवणता ज्यादा है तो घनत्व अधिक होगा, लवणता कम है तो घनत्व कम होगा। ये चीजें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद है निम्न अक्षांशों में महासागरीय जल के घनत्व में 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले मंडल में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते थे, टेम्परेचर का जो लेयर था यानी थर्मोक्लाइन था। ठीक है, इतने ही गहराई में वो भी मिलता था और इतने ही गहराई में घनत्व का जो क्षेत्र है उसमें भी अंतर होता है। इसको बोलते हैं पिक्नोक्लाइन। ये तीन जो वर्ड हैं, थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या पाइक्नोक्लाइन और हेलोक्लाइन, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और अगर नहीं पूछा हुआ रहता है तो किसी न किसी तरीके से वो पूछ देता है। और ये जो गहराई है, जिस गहराई पर परिवर्तन होता है यानी बदलता है जो, या फिर घनत्व बदले या तापमान बदले या फिर लवणता बदले, लवणता की मात्रा में परिवर्तन हो, तीनों की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो ये कितने गहराई पे होता है, 300 से 1000 मीटर की गहराई पर। और जब घनत्व में अंतर दिखाता है तो ये पाइनोक्लाइन या पिक्नोक्लाइन कहलाता है। अगर टेम्परेचर में दिखाता है तो वो कहलाता है थर्मोक्लाइन। ठीक है, किंतु उच्च अक्षांशों में घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि निम्न अक्षांशों में महासागरीय जल के घनत्व में 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले मंडल में तेजी से वृद्धि होती है। निम्न अक्षांश मतलब नीचे भूमध्य रेखा के पास वाले जो आपके अक्षांश वाले हिस्से हैं, किंतु उच्च अक्षांशों में घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप याद रखिएगा कि उच्च अक्षांश वाला जो क्षेत्र है उनके घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले भाग जिसमें सागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन होता है, तेजी से बदलता है, उसको पाइक्नोक्लाइन या पिक्नोक्लाइन भी बोलते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, पाइक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन तथा पाइक्नोक्लाइन एक ही गहराई मंडल में पाए जाते हैं। इसमें एक चीज छूटा है, हेलोक्लाइन, क्योंकि वो चीज अभी मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग उसको भी जोड़ लीजिए, हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन, ये तीनों लेयर एक ही गहराई के मंडल में होते हैं, एक ही डीप जोन में होते हैं। कितने में? 300 से 1000 में, 300 मीटर से 1000 मीटर के बीच में होते हैं। तो ये हो गया आपका घनत्व। ठीक है, कौन कौन से किस एरिया में कितना होता है। और ये जिस तरह से आपको थर्मोक्लाइन का ग्राफ के द्वारा बताया गया था, उसी तरह यहाँ पे भी वही चीजें दी हुई हैं। इस क्षेत्र में, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र में ये मुड़ा हुआ क्षेत्र है यहाँ तक का, यानी कि ये उस क्षेत्र को बता रहा है जहाँ की घनत्व में तेजी से परिवर्तन होता है, और इस एरिया को पाइनोक्लाइन बोलते हैं या पिक्नोक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेंसिटी दिया है और यहाँ पे गहराई दिया हुआ है। देखिए, जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ रही है, यहाँ पे गहराई जैसे जैसे बढ़ रही है, आपका जो घनत्व है यहाँ पे कितना है, 1.024 है, यहाँ पे 1.025 है। आपका जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी घनत्व आपका यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, गहराई और ये जो डेंसिटी है इसमें आपका ये जो ग्राफ है वो रिलेशन को
बता रहा है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा ओशन में मेन जो 3 चीज़ें होती हैं, ये थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन और हेलोक्लाइन, ये लेयर को आपको याद रखना है। गहराई 300 से 1000 मीटर का जो जोन होता है उसमें काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन होता है। तो ये हो गया आपका तापमान का जो लंबवत वितरण था उसको मैंने बताया, और जो घनत्व था उसके बारे में आपको समझाने की मैंने कोशिश की। उसके बाद जो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है और जो सागरी जल का घनत्व है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। थैंक यू।